ये है मंगोलिया, कभी ना हारने वाले चंगेज खान का घर। और वो देश जो कभी इतना बड़ा हुआ करता था। पैसिफिक ओशन से लेकर कैस्पियन सी तक और रशिया से लेकर तिब्बत तक ये तब फैला हुआ था। सेंट्रल एशिया में तब केवल एक ही नाम गूंजता था और एक ही एम्पायर के आगे हर डायनेस्टी को सर झुकाना पड़ता था। लेकिन अब जरा आज के मंगोलिया को देखिए। 18वां बड़ा देश होने के बाद भी ये 99.7% तक खाली है। आज मंगोलिया के पास एरिया तो आधे भारत को बसाने का है, मगर इसकी 100% पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। इस हिस्से से जितनी दूर हम चलते चले जाते हैं, पॉपुलेशन जीरो होती चली जाती है। मगर ऐसा क्यों? कभी तो इस देश में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे और वो मंगोलिया के कोने कोने में फैले हुए थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये देश इतना खाली हो गया है? क्या ये मंगोलिया की किसी गलत स्ट्रैटेजी का नतीजा है, या फिर मंगोलिया के एग्जिस्टेंस को कमजोर करने के पीछे एक हाथ चाइना का है? चलिए जानते हैं। देखिए, द ग्रेट मंगोलिया के कमजोर होने के कई कारण थे, लेकिन जिस रीजन ने उनकी पॉपुलेशन को एक झटके में खत्म किया वो थी जंग। एक ऐसी जंग जिसने एक ही झटके में इस देश से 10 से 40 लाख लोगों को गायब कर दिया। अब ये जंग क्यों हुई और कैसे इसने मंगोलिया को 99% पर खाली कर दिया, ये जानने के लिए इसके इतिहास में झांकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1206 से, जब चंगेज खान ने मंगोलिया पर राज करना शुरू किया था। अपने एम्पायर को बढ़ाते बढ़ाते तब उन्होंने इसे पैसिफिक ओशन से लेकर कैस्पियन सी तक और रशिया से लेकर तिब्बत तक फैला लिया था। आलम तो ये था कि आज का चाइना भी तब द ग्रेट मंगोलिया के नाम से ही जाना जाता था, और इस रूलर का तोड़ सेंट्रल एशिया के किसी भी राज्य के पास नहीं था। मंगोलिया की टफ लैंडस्केप में रहते रहते चंगेज खान इतना स्ट्रांग हो गया था कि कई किंगडम्स के लिए उसे मिलकर भी हराना पॉसिबल नहीं था। तभी तो जब चंगेज खान ने दुनिया को अलविदा कहा, तब पूरा मंगोल एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। अब तक जो छोटे छोटे किंगडम्स भी चंगेज खान के खिलाफ आवाज उठाने को राजी थे, उन्होंने भी इन छोटे छोटे पार्ट्स में अपना हिस्सा बना लिया। खैर, यहाँ पर सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे हिस्सों को तो अपने एम्पायर मिल चुके थे, लेकिन मंगोल्स दशकों से लड़ाई झगड़े और खून खराबे को देखकर पहले ही परेशान हो चुके थे। इस देश की आवाम तब शांति की तलाश में थी, और उनकी ये तलाश जाकर खत्म होती है बुद्धिज्म पर। जी हाँ, ये वही वक्त था जब भारत में बुद्धिज्म ब्लूम कर रहा था। भगवान बुद्धा की टीचिंग तब केवल भारत के कोने कोने तक नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक भी तेजी से फैल रही थी। ऐसे में जब ये धर्म सेंट्रल एशिया से होते हुए मंगोलिया तक पहुंचा, तो यहाँ के एम्पायर और जनता ने इसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया। उस वक्त मंगोलिया में जुंघा डायनेस्टी का कंट्रोल था, और उन्होंने भी बुद्धिज्म को तेजी से फैलाने का काम किया। नतीजा ये रहा कि दशकों से अपनी ताकत के लिए माना जाने वाला मंगोलिया कमजोर हो गया। उनके लिए शायद ये लड़ाई का सफर अब खत्म हो गया था। लेकिन इसी बीच चाइनीज प्रोविंस में किंग डायनेस्टी का राइज हुआ, जो मंगोलिया के अत्याचारों को भूली नहीं थी। वो मंगोलों के खून के प्यासे थे, और इसीलिए किंग डायनेस्टी जब सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करते हुए जुंघार डायनेस्टी की सरहदों पर पहुंची, तो तय हो गया कि किंग डायनेस्टी अपना बदला लेकर रहेगी। इधर जुंघार डायनेस्टी किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही बुद्धिज्म अपना चुकी थी, और बरसों से बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने की वजह से वो युद्ध भी नहीं करना चाहती थी। इसी का अंजाम ये निकला कि 1755 से 1757 के बीच किंग डायनेस्टी ने मंगोलियों में तबाही मचा दी। एक तरफ जहां जुंघा डायनेस्टी इस युद्ध को झेल नहीं पाई, वहीं लगातार वॉर्स ने मंगोलिया से 8 लाख से 10 लाख लोगों को सफाया कर डाला। कई लोग मारे गए, कई परिवार तबाह हो गए। आलम तो ये रहा कि एक युद्ध से मंगोलिया की आबादी में इतना सीरियस क्रंच आया कि ये कभी हार ही नहीं पाया। गांव के गांव यहां से साफ हो गए, और इतिहास में इसे मंगोलिया के सबसे काले दिन की तरह दर्ज कर लिया गया। इसके बाद मंगोलिया पर सीधा सीधा किंग डायनेस्टी का कंट्रोल आ गया। हालांकि किंग के बाद ये इलाका सोवियत यूनियन के भी कंट्रोल में रहा, मगर उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ दोबारा फिर कभी रिकवर नहीं कर सकी। खैर, युद्ध केवल वो एक रीजन नहीं था जिसकी वजह से मंगोल इतनी आबादी से कम हो गया, बल्कि एक कारण यह भी था कि मंगोल ने बुद्धिज्म को अपनाया था। इस धर्म के विचारों पर चलने की वजह से यहाँ हर 3 में से एक मर्द मंक बन जाता था, और वो सारी जिंदगी शादी नहीं करता था।
ऐसे में कई पीढ़ियां और वंश तो यूं ही खत्म होते जाते थे। हालांकि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उस दौर में सोवियत ने कई पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, लेकिन उन्हें एक हद तक ही इसमें सफलता मिल पाई। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा कपल्स को फैमिली प्लानिंग को मनाने के लिए सोवियत एम्पायर ने कैश फंड देने और घर अलॉट करने जैसी पॉलिसीज बनाई। इससे प्रभावित होकर लोगों ने भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने पर ध्यान दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो इस सिचुएशन में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई और पहले के मुकाबले उनकी पॉपुलेशन में सुधार भी हुआ। लेकिन ये सब आज भी काफी नहीं है। बुद्धिज्म और वो लड़ाई मंगोलिया पर आज भी इतनी भारी पड़ चुकी है कि इससे उबरना इस देश के लिए एक टेढ़ी खीर है। बुद्धिज्म आज भी इस देश में इतना डोमिनेट फैक्टर है कि बहुत से मर्द आज भी सारी जिंदगी शादी करना ही नहीं चाहते, और ये फैक्ट मंगोलिया के इस पॉपुलेशन पैटर्न को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहा है। अब ये तो रहा हिस्टोरिक रीजन जिससे मंगोलिया खाली दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्ट है जिसने मंगोलिया की तरफ माइग्रेशन को भी रोक के रखा है और यहाँ की पॉपुलेशन को भी एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये है मंगोलिया का ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखिए, अगर आप आज इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे तो मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा एंड लॉक्ड कंट्री आपको नजर आएगा। मतलब ये है कि बड़ा होने के बाद भी इसके पास कोई समुद्र नहीं है। जहां इसके नॉर्थ में रशिया है, वहीं साउथ में हमें चाइना देखने को मिलता है। इनकी बाउंड्रीज पूरी तरह मंगोलिया से सटी हुई हैं और ले देकर अगर कोई समुद्र है भी तो वो मंगोलिया से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सी को येलो सी कहा जाता है और इसके इतनी दूर होने से इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मॉनसून विंड्स बहुत कम यहाँ तक पहुँच पाती है और इसी वजह से मंगोलिया की सारी सदर्न साइड्स पर हमें रेगिस्तान ही दिखाई देता है। इतनी टफ ज्योग्राफी के साथ साथ मंगोलिया की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट भी है, जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर भी इतना एक्सट्रीम होता है कि ये लोगों के रहने लायक नहीं है। जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -38 डिग्री तक गिर जाता है, वहीं गर्मियों में ये तापमान 42 डिग्री तक पहुँच जाता है। हालांकि ये रेगिस्तान एक टाइम पर मंगोल एम्पायर का स्ट्रैटेजिक सेंटर भी रहा है और चंगेज खान की सारी मिलिट्री कैंप्स इसी रेगिस्तान से बाकी दुनिया को जाती थी। लेकिन आज यहाँ बसावट ना के बराबर है और जाहिर है इतनी गर्मी में रहना किसी भी सिविलाइजेशन के बस की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन्हीं टफ कंडीशंस में रहने और काम करने की वजह से मंगोल वॉरियर्स इतने ज्यादा खूंखार और टफ बन पाए थे। ये गोबी डेजर्ट पर उनकी पकड़ ही थी कि जिससे वो सेंट्रल एशिया को जीत पाए। लेकिन आज इसकी ज्योग्राफी हमें बताती है कि मंगोलिया के सदर्न साइड सिविलाइजेशन के बसने के लायक नहीं है। एक तरफ तो ये मंगोलिया के एक बड़े हिस्से को कवर करती है, वहीं दूसरी तरफ ये इतनी ड्राई इसलिए है क्योंकि मंगोलिया हर तरफ से बहुत ऊंची माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। सबसे पहले साउथ में हिमालयाज और फिर कुनलुन माउंटेन रेंज, तो दूसरी तरफ अल्टाई माउंटेन रेंज है जो मंगोलिया के अंदर तक आने वाली बारिश की हवाओं को रोकती है और इसी के चलते वेस्टर्न साइड से आने वाले बादल भी मंगोलिया कहीं ना कहीं पहुंचने में नाकामयाब हो जाते हैं। दरअसल होता यह है कि सदर्न और वेस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश बरसाती हैं और मंगोलिया की वेस्टर्न और सदर्न साइड पर बस खुश्क और ठंडी हवा ही पहुंचती है और इसीलिए ये जो वेस्टर्न और सदर्न मंगोलिया है ये रहने के काबिल ही नहीं है और हमेशा से ये ऐसे ही खाली रहा है। अब अगर बात करें सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड की, तो यहाँ की प्रॉब्लम ये रही कि यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं। इनमें से पहली को तो खोब्सगोल माउंटेन्स रेंज के नाम से जाना जाता है, वहीं बाकी दूसरी और तीसरी को खंगाई खेंती माउंटेन रेंज कहकर बुलाया जाता है। दरअसल खंगाई रेंज खोब्सगोल माउंटेन्स के ठीक नीचे है, जबकि खेंती माउंटेन्स हमें ईस्टर्न साइड पर मिलती है। ऐसे में तीनों मिलकर ऐसा कुछ ट्रायंगल से बनाती है कि वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्दर्न साइड से आने वाली खुश्क और ठंडी हवाएं इस ट्रायंगल एरिया तक नहीं पहुंचती और न ही इसका इफेक्ट इस ट्रायंगल एरिया पर पड़ता है। तभी तो जब सर्दियां पड़ती हैं और बाकी मंगोलिया में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, तो वहीं इस ट्रायंगल में पड़ने वाले एरिया में कम से कम टेम्परेचर बस -2 डिग्री तक ही रहता है। अब इतना टेम्परेचर तो किसी भी हैबिटेट को पनपने के लिए काफी है, इसलिए मंगोलिया का कैपिटल भी इसी ट्रायंगल के भीतर ही घोषित किया हुआ है, जिससे सभी लोग उलान बटोर कैपिटल सिटी कहकर बुलाते हैं। मंगोलिया का ये शहर ही इसकी राजधानी, इसकी लाइफलाइन और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी का नतीजा है कि देश की 100% पॉपुलेशन इसी हिस्से में रहती है। आज भी मंगोलिया का गवर्नेंस, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ,
फूड सब कुछ यहीं पर सिमटा हुआ है और देश का जितना भी एग्रीकल्चर है वो भी बस यहीं इसी इलाके में होता है। हालांकि ये एरिया पूरे मंगोलिया का केवल 0.4 बनाता है, लेकिन इसी ट्रायंगल में रहना मंगोलिया की एक मजबूरी भी है। वैसे आपको बता दें, मंगोलिया के केवल इसी हिस्से के सबसे फर्टाइल होने का एक और कारण है और इसमें भी वहां की 3 माउंटेन रेंजेस का ही रोल है। दरअसल होता यह है कि जब भी बारिश होती है तो पहाड़ों से सारे मिनरल्स उस बारिश के पानी के साथ नीचे वैली में आ जाते हैं, जिससे नीचे वाली मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। ऐसा ही कुछ इन 3 माउंटेन रेंजेस की वजह से होता है और इसीलिए यहाँ लश ग्रीन एरिया के साथ मंगोलिया को फर्टाइल लैंड मिल पाता है। मगर ये लिमिट हमेशा मंगोलिया के साथ रहने वाली है कि उसे अपना सारा डेवलपमेंट अपने इसी हिस्से में करना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम और ज्योग्राफी भी इन बड़े मेजर फैक्टर्स में से एक है जिसके चलते मंगोलिया इतना खाली किया गया है। हालांकि इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, लेकिन मॉडर्न टाइम भी यही दिखाता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के चलते इस देश का हाल आगे भी यही रहने वाला है। अब आपकी इस पर क्या राय है? आपको मंगोलिया की लैंड और ज्योग्राफी अट्रैक्ट करती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।